हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। होप सो वेरी गुड। एंड आप सभी को याद है कि हम लोगों ने एक रिवीजन कम अमेंडमेंट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसकी पहली क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें हमने चैप्टर ई वे बिल्स पढ़ा था। आई एम वेरी श्योर कि आपने वो क्लास अच्छे से देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ इस सीरीज़ को मिस मत करिएगा। वाई? बिकॉज इसमें मैं जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा, ये सारे चैप्टर्स आपके वो चैप्टर है जिसमें आप बहुत वीक हो, ठीक है ना, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी सी कम है। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मेरा इस क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी ये नहीं होगा कि मैं आपके साथ टाइम पास करूंगा और आपको वो चैप्टर कराऊं जो आपको आते हैं, ठीक है ना। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 2 के अंदर, दैट इज रिफंड। रिफंड का चैप्टर मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, एंड आई विल बी कवरिंग दिस चैप्टर इन 2 क्लासेस। ठीक है, आज की क्लास पहले हम कवर अप करेंगे और उसके बाद एक और क्लास ऑन रिफंड मैं लूंगा, ठीक है। चलिए, अब रिफंड इन जीएसटी स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। बट आप में से कोई मुझे बताएगा कि जीएसटी का रिफंड का प्रोसेस समझने से पहले एक आदमी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हमारा रिफंड बनता है। सी, देयर आर टू थिंग्स। एक, हमें सीखना है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग रिफंड। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस रिफंड इज एलिजिबल। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, या पहले एलिजिबिलिटी चेक करो। बिल्कुल, पहले एलिजिबिलिटी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई मुझे एक बात बता, जीएसटी में रिफंड किन लोगों का होता है और क्यों होता है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस रिफंड इन जीएसटी अराइजेस। नीचे नहीं देखना, आप मुझे अपने आप थोड़ा सा गेस करके बताओ कि रिफंड जीएसटी में किन सर्कमस्टेंसेस में अराइज होता होगा। सर, हमने जितना जीएसटी पढ़ा है हमें मालूम है कि जितने भी सीटीपीज और एनआरटीपीज थे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सर इन्होंने ना सेक्शन 27 में कहा गया था कि ये लोग एडवांस में जमा कराते हैं। बिल्कुल सही। और अगर ये लोग एडवांस में जमा कराते हैं तो हो सकता है कि इनकी एक्चुअल लायबिलिटी उस एडवांस से कम थी। बिल्कुल। तो क्या ये लोग रिफंड के लिए जाएंगे? बिल्कुल सही है। सर, कई बार क्या होता है कि हमारे ई कैश लेजर के अंदर कुछ अमाउंट अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, एंड आई वांट टू क्लेम रिफंड ऑफ दैट अमाउंट विच इज केप्ट इन माय ई कैश लेजर। तो क्या तो भी मुझे सेक्शन 54 में जाना पड़ेगा? बिल्कुल। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एक्सपोर्टर्स होते हैं, और एक्सपोर्टर्स को आपको मालूम है कि हमें जीरो रेट करना होता है, इसीलिए जो भी ड्यूटीज उन्होंने पे करी होती है, क्या उसका भी रिफंड क्लेम करने के लिए वो जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्डर आ गया या कोई कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई डिक्री पास कर दिया जिसमें आपका रिफंड अराइज हो जाए। बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक स्पेसिफाइड क्लास होती थी जो हम लोग रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ते थे, लाइक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, जिनको रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए करवाना था क्योंकि देवर एलिजिबल टू क्लेम रिफंड ऑन देयर इनवर्ड सप्लाईज। तो वो लोग भी साथ में लाइन में खड़े होकर रिफंड मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जीएसटी में टैक्स मान लो प्रोविजनली पे करा है, और फाइनल असेसमेंट के समय पे पता चला कि अमाउंट कम था, तो जितना आपने एक्स्ट्रा पे करा होगा, क्या उसके लिए आप रिफंड क्लेम करने जाओगे? सो आई हैव नंबर ऑफ सिचुएशंस वेयर a person is eligible to claim refund in GST. Clear? So now what we have to learn in this chapter is that what is the process of claiming GST refund. ठीक है ना? तो इसके लिए we will have to refer to section 54 of CGST Act read with rules. मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रोसेस, कितने समय में हमें जाना है, किस फॉर्म नंबर को हमें अप्लाई करना है, किस फॉर्म से हमें अप्लाई करना है। तो ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में बहुत इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई भी पर्सन अगर रिफंड क्लेम करना चाहता है ऑफ एनी टैक्स या एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो उसने पे करा होगा उस टैक्स पे, या एनी अदर अमाउंट जो उसने पे करा होगा बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, अगर वो उसका रिफंड क्लेम करना चाहता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी आरएफडी 01 में। फॉर्म नंबर याद रखिए, जीएसटी आरएफडी 01 में क्या उसको अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल। एट द सेम टाइम ध्यान रखेगा कि ये एप्लीकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट होनी चाहिए। यस, आपने सही सुना, दिस शुड बी
बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। सर रेलेवेंट डेट क्या होती है? सर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए, अभी माइंड में रेलेवेंट डेट रखिएगा। जो भी रेलेवेंट डेट होगी उसके बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years आपको अप्लाई करना है जीएसटी आरएफडी 01 के थ्रू। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, जैसे ही आप अप्लाई करते हो ना थ्रू एन एप्लीकेशन, तो हमारा जो प्रॉपर ऑफिसर है ना वो क्या करता है, उस एप्लीकेशन को पहले वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है या नहीं। इफ आंसर इज यस, दैट एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो पीओ जो है वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा जीएसटी आरएफडी 02 के अंदर। क्लियर है? जिसमें वो इंडिकेट करेगा क्लियरली दैट व्हाट वाज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन। मैं रिपीट करूंगा, प्लीज मेरे साथ लर्न करिए। अप्लाई करना है जीएसटी आरएफडी 01 में बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 year फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। व्हाट इज रेलेवेंट डेट वी विल सी लेटर ऑन। ओके फाइन। वंस यू अप्लाई पीओ इज गोइंग टू स्क्रूटनाइज, और याद रखना स्क्रूटनी के लिए पीओ को 15 दिन मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। पीओ के पास कितने दिन होते हैं? application shall be forwarded to the PO who within 15 दिन of filing scrutinize the application for its completeness, and once he is satisfied that application is complete in all respect, he will issue one acknowledgement in the form GST RFD 02। जैसी उसने acknowledgement issue कर दी, ध्यान रखना he will clearly mention the date of filing, कि आपने कब फाइल किया था। बच्चा कहता है सर क्यों? बिकॉज आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो भी डेट ऑफ फाइलिंग होती है ना उसके 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास होता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर क्या पास होता है? रिफंड ऑर्डर। तो इसीलिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन लगाई और वाइल स्क्रूटनी पीओ को ऐसा पता चला कि एप्लीकेशन में कुछ डेफिशिएंसी है? बिल्कुल। तो यहां पर अब लॉ क्या कहता है कि इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, पीओ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा उस डेफिशिएंसी को इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी आरएफडी 03, और जैसे ही वो कम्युनिकेट करेगा आपको रिफंड एप्लीकेशन दोबारा से फ्रेश फाइल करनी होगी। ठीक है जी। तो ये एक प्रोसेस मेरा पूरा खत्म हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जीएसटी आरएफडी 01 में आपको अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 year फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। पीओ विद इन 15 दिन उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगा फॉर द पर्पसेज ऑफ कंप्लीटनेस। अगर उसको लगता है सब कुछ ठीक है तो वो एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा। अगर उसको डेफिशिएंसी लग रही है तो वो जीएसटी आरएफडी 03 के अंदर आपको एक डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करेगा। खत्म हो गया, और आपको दोबारा से रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लॉ कहते हैं कि अगर आप कोई भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट विच इज इन योर कैश लेजर उसको रिफंड क्लेम करने अगर आप जाते हो, तो ऐसे में आपको जीएसटी आरएफडी 01 में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी रिटर्न जब फर्निश करेंगे ना तो उसी में ही आप क्लेम कर सकते हो अपने अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ ई कैश लेजर के रिफंड को। आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो कहां एप्लीकेशन नहीं चाहिए? जब आप ई कैश लेजर का पैसा जब रिफंड क्लेम करते हो तो वहां पर एप्लीकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ रिटर्न में ही आप क्लेम कर सकते हो। और यहां पर भी पीओ क्या करता है? आपको एक्नॉलेजमेंट इशू करता है और क्लियरली मेंशन करता है डेट ऑफ फाइलिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आगे जाके हम देखेंगे कि 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग काउंट होता है फॉर पासिंग रिफंड ऑर्डर बाय द पीओ। क्लियर है? ठीक है, चलो जी। तो हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया। उन लोगों के लिए हमने पढ़ लिया जो लोग नॉर्मल क्लास के लोग हैं और दे वांट टू क्लेम रिफंड। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं जरा। अब हम बात करेंगे रिफंड टू बी क्लेम्ड बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन सी हैं? जब आपने रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने इन सब का नाम भी सुना होगा। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ, एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, consulates or embassies of foreign countries, या any other person या class of persons as may be notified by section 55। देखिए इन लोगों को भी ना क्या होता है, जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज ये लोग लेते हैं और अगर उस पर इन्होंने टैक्सेस पे करे हैं तो उसका रिफंड ये लोग क्लेम कर सकते हैं, बट इनका प्रोसेस अलग होता है, तो इसलिए हमें इसको अलग ही पढ़ना है। क्लियर है? सबसे पहली बात तो जब ये लोग अप्लाई करते हैं ना
तो ये वंस इन अ क्वार्टर अप्लाई कर सकते हैं, एक क्वार्टर में एक बार अप्लाई करेंगे, और वो भी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब एप्लीकेशन इन्होंने देनी है जीएसटी आरएफडी 10 में, once in a quarter before expiry of 6 months from last date of the quarter in which supply was received। यानी कि जिस क्वार्टर में इन्होंने सप्लाई रिसीव करी थी उसका, उस क्वार्टर का जो लास्ट डेट होगा उसके विद इन 6 मंथ क्या इन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है जी। और एक बार एक क्वार्टर में एक ही बार ये अप्लाई कर सकते हैं। जब ये लोग अप्लाई करते हैं तो दे अप्लाई इन द फॉर्म जीएसटी आरएफडी 10, साथ में एक स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज जो भी इन्होंने लिया है जीएसटी आरएफडी 11 के अंदर, इनको ये भी साथ में अटैच करनी होती है। क्लियर है? बट इन पर दो कंडीशंस होती हैं बेटा। कंडीशन नंबर 1 कि इन्होंने जो भी इनवर्ड सप्लाई रिसीव की थी ना, अंडर टैक्स इनवॉइस की होनी चाहिए, और उस टैक्स इनवॉइस पर इनका यूआईएन या फिर जीएसटीआईएन एज द केस में भी वो मेंशन्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इन्होंने टैक्स इनवॉइस नहीं लिया, या टैक्स इनवॉइस लिया था बट उस पे इनका यूआईएन या जीएसटीआईएन नहीं लिखा था, तो सर इनको ये रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो हमने 2 लोगों के लिए रिफंड अप्लाई करने का तरीका सीख लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अच्छा ये जो एक पॉइंट है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, ये देखो मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ाना है, तो सेक्शन 54(3) आप लिख लीजिएगा, इन डिटेल हम पढ़ेंगे रिफंड की क्लास 2 में। बस ये प्रोविजन छोड़ के बाकी सारा चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, अगर कभी भी अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ सीजीएसटी 1000 रुपए से कम है, मैंने जीएसटी नहीं बोला, सीजीएसटी 1000 रुपए से कम है, तो याद रखना आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि रिफंड क्लेम करने के लिए यू हैव टू एंश्योर मिनिमम सीजीएसटी कितना होना चाहिए, 1000, मिनिमम एसजीएसटी भी कितना होना चाहिए, 1000। इस पर प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं ये कहूं कि 900 रुपये सीजीएसटी या 900 रुपये एसजीएसटी, टोटल तो 1800 है, 1000 रुपये से ऊपर है तो भी रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन आईजीएसटी अगर 1800 रुपये होगा तो मिल जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनेगा और 100% बच्चा ट्रैप हो जाएगा। 1000 रुपये की लिमिट सीजीएसटी की है, 1000 रुपये की लिमिट एसजीएसटी की है, 1000 रुपये की लिमिट आईजीएसटी की है, ठीक है ना। तो अगर आप सीजी और एसजी दोनों को मिलाकर अगर 1000 से ऊपर भी हो जाए लेकिन दोनों 1000 से कम है, रिफंड नॉट एलिजिबल। क्लियर है? लेकिन ये जो लिमिट मैं आपको बता रहा हूं ये एप्लीकेबल नहीं है जब आप एक्सेस बैलेंस ऑफ ई कैश लेजर का रिफंड लेने जा रहे हैं। तो ई कैश लेजर का जब आप रिफंड क्लेम करेंगे वहां पर ऐसी कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती, वहां पर आपका जितना भी अमाउंट अनयूटिलाइज होगा क्या उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हो, बिल्कुल। तो अगर पेपर में आ जाता है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर विच रिफंड कैन बी क्लेम, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, मिनिमम 1000, अगर 1000 से नीचे है तो आपका रिफंड नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना। बट हाँ, अगर ई कैश लेजर से रिलेटेड अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो वहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि वो मिनिमम 1000 होना चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड। देखिए आपने तो अप्लाई कर दिया, आपने तो अप्लाई किया है, अब लॉ कहता है कि ऑफिसर को ये इंश्योर करना होगा दैट 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, क्या उसको रिफंड सैंक्शन करना होगा। इसका मतलब 60 दिन के अंदर अंदर पीओ क्या करेगा, आपके रिफंड की सैंक्शनिंग करेगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिफंड। अगर एक बारी पीओ इज सेटिस्फाइड कि यस आपका रिफंड एडमिसिबल है, आपका रिफंड एडमिसिबल है, वो एक रिफंड ऑर्डर पास करेगा, एंड जैसे ही वो रिफंड ऑर्डर पास करेगा आपका पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। याद आ रहा होगा आपको, क्यों नहीं दिया जाएगा आपको? बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। याद रखना, आप पर क्या लग जाएगा? डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट आप पर लग जाएगा। मतलब आपको ये रिफंड एक्चुअली में नहीं मिलेगा और ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। सर फिर तो ये चैप्टर यूजलेस हो गया। सर नहीं, अभी हम आगे जाके देखेंगे देयर आर केसेस
वेयर दिस डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल, वहां पर आपका ऑर्डर पास होते ही क्या रिफंड आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, जितना मैंने पढ़ाया एक बार फटाफट से फुल स्पीड में। जीएसटी आरएफडी 01 में एक आम आदमी को अप्लाई करना होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। पीओ स्क्रूटनाइज करेगा, 15 दिन लेगा वो, और उसके बाद वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा जीएसटी आरएफडी 02, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करेगा डेट ऑफ एप्लीकेशन। और वंस जो भी आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन थी वहां से 60 डेज के अंदर क्या पीओ रिफंड सैंक्शनिंग करेगा, एंड वन सेटिस्फाइड कि रिफंड बनता है, क्या वो रिफंड ऑर्डर पास करेगा। एंड वंस ऑर्डर पास हो जाता है, क्या ये पैसा आपको मिलेगा या कंज्यूमर वेलफेयर फंड में? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा और आप पर लग जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्या लगेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट आप पर लग जाएगा। क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब मुद्दा आ जाता है, सर what are the cases where this doctrine is not applicable and refund will be granted to the applicant? देखिए, आपको याद होगा मैंने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई हुई हैं, आज तो मैं रिवीजन करा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हूं मैं। आप में से कौन बताएगा क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन क्योंकि शिफ्ट हो जाता है टू द एंड यूजर, तो सरकार ये चाहती है क्योंकि इसका बर्डन आपने आगे किसी पे ट्रांसफर कर दिया है तो हम आपको इसका रिफंड नहीं देंगे। लेकिन आप अगर कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर शायद ये ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, क्या वहां पर हम रिफंड दे सकते हैं? तो अब मैं वो केसेस बताने जा रहा हूं जहां पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफर नहीं हुआ है, सो यू आर एलिजिबल टू क्लेम दी रिफंड। तो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट आर दी केसेस वेयर डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एंटायर रिफंड चैप्टर। ठीक है जी। और जो मैं अब कराऊंगा वो आपको लर्न करना है, और जितने भी पॉइंट मैं आपको याद कराऊंगा ना उन सबके पीछे एक ही लॉजिक होगा। बताओ क्या? कि आपने ड्यूटी बर्डन आगे ट्रांसफर नहीं किया होगा। ठीक है जी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ कहता है रिफंड ऑफ एनी टैक्स विच इज पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लॉ को ऐसा लगता है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, सर्विसेज को, या दोनों को, डेफिनेटली एक्सपोर्ट को चीप करने के लिए हर आदमी कोशिश करेगा सस्ता रखने के लिए, वो टैक्स का बर्डन ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इसीलिए लॉ ने क्या कहा कि अगर कोई गुड्स एक्सपोर्टेड हो जाती हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी टैक्स आपने पे करा है तो क्या उसका रिफंड आप ले सकते हो, और उस पर हम डॉक्ट्राइन भी अप्लाई नहीं करेंगे। या फिर उसी एक्सपोर्ट गुड्स को बनाने के लिए अगर कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज आपने खरीदी थी, ली थी, तो उससे रिलेटेड टैक्स का अगर आपको रिफंड लेना हो तो भी हम डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हो रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या ऑन इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच एक्सपोर्ट्स। ठीक है सर। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कहते हैं अगर मेरी किताबों में क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी पड़ा हुआ है, ठीक है जी, और सेक्शन 54(3) जो मैंने आज नहीं पढ़ाया, मैंने पहले ही बोला आईटीसी का रिफंड मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसमें कंडीशन आपने पूरी कर दी है तो वो रिफंड के लिए डॉक्ट्राइन नहीं लगेगा। लॉजिक है यार उसका भी, सोचो क्या। देखो, आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में वो पैसा होता है जो आपने टैक्स पे करा होता है किसी सप्लायर को, क्योंकि आपने उस सप्लायर को टैक्स पे करा, उसने सरकार को जमा कराया और उसका क्रेडिट मेरे क्रेडिट लेजर में शो कर रहा है। ऐसा ही हुआ ना? तो आप मुझे बताओ जितना भी आईटीसी मेरे क्रेडिट लेजर में शो करता है क्या वो एक्चुअली वही टैक्स होता है जो मैंने ही पे करा था किसको? सप्लायर को। तो इसलिए इस पर भी डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता। ऐसे रिफंड ऑफ टैक्स विच इज पेड ऑन सप्लाई विच इज नॉट प्रोवाइडेड। सपोज करो कि मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं आपसे पैसे ले लूं एडवांस में और मैं आपको कहूं कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ से पढ़ाऊंगा, और अचानक मुझे लगा कि नहीं मुझे क्लासेस कंडक्ट नहीं करनी, या मैंने आधा थोड़ा सा पढ़ाया और फिर मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं करना चाहता, तो आप मुझे बताओ क्या आप मुझसे अपनी फीस रिफंड मांगोगे? बिल्कुल। तो अब लॉ यही कह रहा है कि अगर आपने कोई टैक्स पे करा था इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज जो एक्चुअली में आपने दी नहीं, और जिसके लिए आपने कोई टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करा, और अगर करा था तो उसके अगेंस्ट रिफंड वाउचर इशू हो चुका है, तो फिर ऐसे टैक्स का रिफंड जब आप लेने आओगे तो हम आप पर डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं करेंगे।
ठीक है सर। रिफंड ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 77, याद करो मैंने इसमें क्या पढ़ाया था आपको। मैंने कहा था कई बार ऐसा होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमारी सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट। अब एक आदमी से गलती से ऐसा हो गया कि उसने उसको इंट्रा स्टेट मान लिया और सीजी और एसजी पे कर दिया, जबकि थी वो इंटर स्टेट। अब आप मुझे बताओ क्या उसको आईजीएसटी पे करना है और सीजीएसटी उसने गलती से पे कर दिया, तो वो सीजीएसटी का रिफंड लेगा, एसजीएसटी का रिफंड लेगा और उसके बाद क्या आईजीएसटी पे करेगा। और ऐसे टैक्सेस का रिफंड जब इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि गलती से हेड गलत हो गया हमारा, तो लॉ कहता है वहां पर भी डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता है। 4 केस मैंने बताए हैं, फटाफट बताओ। एक्सपोर्ट, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी, ऐसे ही अगर मान लो आपने सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड ही नहीं करी और उसके अगेंस्ट कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा, और करा था तो रिफंड वाउचर इशू कर दिया था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 77। ठीक है, 2 और देखेंगे। टैक्स इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जिसका इंसिडेंस बर्डन आपने किसी अन्य व्यक्ति पे पास ऑन नहीं करा, आपने अपनी पॉकेट से सरकार को पे करा था, तो सरकार कहती है अगर ऐसा है तो हम आप पर डॉक्ट्राइन ना लगाकर क्या रिफंड दे देंगे, बिल्कुल। और ऐसी एक और था, टैक्स या इंटरेस्ट विच इज बॉर्न बाय सच अदर क्लास, जो कि गवर्नमेंट हो सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई कर दे, जिन पर हम डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं करेंगे। तो 5 लर्न करने हैं और एक नोटिफाइड कैटेगरी है जो कि कभी भी नोटिफाई की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है जी, तो ये वो 6 कैटेगरीज है जहां पर डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता और क्या स्ट्रेट अवे रिफंड विल बी ग्रांटेड टू यू विदाउट ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। लॉक कर दूं? जल्दी बोलो फटाफट से। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अब चलते हैं आगे जरा। अगला पॉइंट जरा ध्यान से देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। कहते हैं कोई भी पर्सन जब रिफंड के लिए जाता है तो उसको इस बात का एविडेंस देना पड़ता है कि क्या वाकई में ही वो रिफंड के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो अब यहां पे लॉ क्या कहता है, सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू एस्टैब्लिश कि रिफंड इज ड्यू टू द एप्लीकेंट, नंबर 1। दूसरा, एंड ऑल्सो दोज एविडेंसेस जो ये प्रूव करेंगे कि आपने इंसिडेंस जो था वो किसी अन्य व्यक्ति पे पास ऑन नहीं करा। तो आपको 2 एविडेंसेस देने हैं, पहला क्या वाकई में रिफंड एलिजिबल है, दूसरा जिस रिफंड को आप हमसे क्लेम करने आए हो आप हमें डॉक्यूमेंट्री एक एविडेंस दो कि आपने उसका बर्डन किसी अन्य व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन अब यहां पर लॉ ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया। उसने क्या कहा, वेयर क्लेम ऑफ रिफंड 2 लाख से कम है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, खाली डेक्लरेशन भी चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इन केस इफ योर अमाउंट इज लेस देन 2 लाख रुपीज, देन इन दैट केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर सच एविडेंसेस, ओनली यू नीड टू फाइल वन डेक्लरेशन। क्लियर है? ठीक है, दिस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट, प्रोविजनल रिफंड। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जितने भी लोग एक्सपोर्टर्स हैं जो जीरो रेटेड सप्लाईज में हैं या DTA टू SEZ में हैं, तो इन लोगों के लिए हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाह रही है, ठीक है ना। अब क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाह रही है तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि एक्सपोर्टर्स के लिए उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी जब तक हम उनको रिफंड नहीं देंगे, और जब तक उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट को हम इंडिया में प्रमोट नहीं कर सकते। तो यहां पर गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं ना, उनको ना हम एक काम करेंगे, कुछ रिफंड प्रोविजनली दे देंगे और बाद में हम एक फाइनल रिफंड ऑर्डर पास करके बैलेंस भी दे देंगे। अब वो प्रोविजनली कितना देंगे, दैट इज 90%। तो इसको बोलते हैं प्रोविजनल। कहते हैं इन केस ऑफ क्लेम ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज of goods, services or both, refund on provisional basis 90% of the total amount so claimed excluding any ITC which was provisionally accepted। मतलब 90% जो हम आपको देंगे ना वो उस अमाउंट का देंगे जो एक्चुअल में आपका बनता होगा, ना कि प्रोविजनल वाले का। क्लियर है? सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है
कि जो व्यक्ति रिफंड क्लेम करने आया था ऑन प्रोविजनल बेसिस, उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। अब यहां पे ट्रैक रिकॉर्ड से मेरा क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 5 year इमीडिएटली प्रिसीडिंग द टैक्स पीरियड to which claim of refund relate, not being prosecuted for any offense, ठीक है जी, where amount of tax is more than 250 lakhs, मतलब उसको टैक्सेस की वजह से कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ होना चाहिए पिछले 5 सालों में। और वो 5 साल कौन से होंगे, जो कि इमीडिएटली प्रिसीडिंग द टैक्स पीरियड होंगे, related to those matters where amount of tax जो था that was more than 250 lakhs। अगर ऐसा होगा तो सर सॉरी, हम आप पर यकीन नहीं करेंगे बिकॉज आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और हम आपको कोई प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड भी नहीं देंगे। PO shall make order in the form GST RFD 04 sanctioning the amount of refund within 7 days from the date of acknowledgement। तो यहां पर आपको 60 days नहीं करना, क्या एक्नॉलेजमेंट के विद इन 7 days क्या हम आपको 90% ऑफ द सम सो क्लेम्ड हम आपको प्रोविजनली दे सकते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि जिस दिन आपका रिफंड ऑर्डर आया और जब तक आपको ग्रांट ना हो जाए, देखिए पहले तो पीछे चलते हैं। मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि 60 दिन होते हैं डिपार्टमेंट के पास। मान लो 60 दिन एक्सपायर हो जाते हैं और इमीडिएटली आफ्टर 60 days बीइंग एक्सपायर्ड, यानी कि इमीडिएटली फ्रॉम नेक्स्ट डे, डिपार्टमेंट विल पे यू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल, जब तक आपको इंटरेस्ट ग्रांट ना हो जाए। ये ध्यान रखना आप। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, यही रेट 9% हो सकता है। कब? अगर आपके पास जो रिफंड की एलिजिबिलिटी है वो ड्यू टू एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट आपको मिली है तो, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है। इफ नॉट रिफंडेड विद इन 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, from next day till grant of refund, interest will be 6%. However, it will be 9% if not refunded within 60 days from the application filed after favorable order by adjudicating authority, appellate authority या court। इसका मतलब ये हो गया कि डिपार्टमेंट को ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है अगर उन्होंने आफ्टर फेवरेबल ऑर्डर ऑफ कोर्ट विद इन 60 days पे नहीं करा तो। और 60 days कहां से काउंट हो रहे हैं? फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये ध्यान रखिएगा। फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी, ठीक है, फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है सर। सीटीपी और एनआरटीपी के लिए लॉ क्या कहता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। सीटीपीज और एनआरटीपीज के लिए लॉ ने कहा कि अगर आपने जो एडवांस पे करा था उससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई रिफंड चाहिए तो आप इंश्योर करेंगे कि आपने अपने पूरे पीरियड की रिटर्न्स भरी होनी चाहिए। तो अगर आपने सारी रिटर्न्स अपने पीरियड में भरी थी तो हम आपको रिफंड दे देंगे। तो याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स डिपॉजिट शेल नॉट बी रिफंडेड अनलेस सच पर्सन फर्निश्ड ऑल रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर पीरियड फॉर विच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जरा। रेलेवेंट डेट, दिस इज माय लास्ट टॉपिक, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके बाद एक तो मैंने 54(3) आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना है बहुत डिटेल में, ठीक है, जिसके अंदर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी आपको उसका रिफंड कब मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड एक्चुअली में मुझे उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना है, इसीलिए आई डोंट वांट टू डिस्कस टुडे, ठीक है ना। अभी आज हमारा एक ओवरव्यू खत्म हो गया, तो हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ आईटीसी के बारे में बात करेंगे, उसका रिफंड कैसे क्लेम करते हैं एंड थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, तभी हमें मजा आएगा। क्लियर है? ठीक है सर। रेलेवेंट डेट क्या है? कहते हैं अगर आप गुड्स एक्सपोर्टर हो और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वाया सी या एयर, तो जिस दिन आपका वेसल या एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया को लीव करेगा उसी दिन आपके पास एलिजिबिलिटी आएगी और वहां से बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 years क्या आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आप बाय लैंड कर रहे हो तो जिस दिन गुड्स पासिस कस्टम फ्रंटियर, और अगर आप बाय पोस्ट कर रहे हो तो जिस दिन डिस्पैच्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जिस दिन गुड्स विल बी डिस्पैच्ड बाय द प्रॉपर पोस्ट ऑफिस, सॉरी,
व्हेन इट इज डिस्पैच्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, तो आपको उसी समय जो है एलिजिबिलिटी आ जाएगी, और उसके वहीं से ही हमें काउंट करना है 2 इयर्स, उसके विद इन 2 ईयर आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ेंगे जरा ध्यान से। इन केसेस ऑफ गुड्स सप्लाइड एज रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है बट डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिलेटेड टू डीम्ड एक्सपोर्ट जब फाइल हो जाएगी ना, उससे रिलेटेड रिटर्न, क्या वहां से हमारी एलिजिबिलिटी काउंट होनी शुरू हो जाएगी, और उसके बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स आपने जो है एप्लीकेशन लगानी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहां था गुड्स, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी या आईएनआर वेयर परमिटेड बाय आरबीआई, मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी कब आएगी, जब आपके पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी या इंडियन रुपीस आ जाएगा एज परमिटेड बाय आरबीआई। लेकिन ध्यान रखना ये कब, जब सप्लाई इज कंप्लीटेड प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ मनी। देखो सप्लाई आपने दे दी, पैसा बाद में आया, तो आपके पास एलिजिबिलिटी ऑफ रिफंड कब आएगी, जब पैसा आएगा। केस 2, पैसा पहले आ गया और इनवॉइस बाद में इशू हुआ, where payment for services had been received in advance prior to date of issuance of invoice, तो जिस दिन invoice issue होगा ना, वहां से आपको 2 इयर्स देखने को मिलेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, सर्विसेज दे दी, पैसा बाद में आया, तो आपके पास एलिजिबिलिटी कब आएगी, जब वो पैसा आएगा। पैसा पहले आ गया तो आपके पास एलिजिबिलिटी कब आएगी, जब आप इनवॉइस इशू करते हैं। ठीक है, अगर रिफंड बिकॉज ऑफ एनी ऑर्डर डिक्री जजमेंट है, तो फिर डेट ऑफ दैट ऑर्डर, जब भी ऑर्डर पास हुआ था वहीं से 2 ईयर। इन केस ऑफ टैक्स पेड प्रोविजनली, तो जिस दिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ होगा वहां से 2 इयर्स। आप समझ रहे हैं ना, वहां से आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर, इन केस ऑफ पर्सन अदर देन सप्लायर, इसका मतलब अगर रिसिपिएंट खुद जिसने वो टैक्स बियर करा है वो अगर जा रहा है रिफंड के लिए, तो जिस दिन उसने गुड्स रिसीव करी थी वहां से विद इन 2 ईयर वो जा सकता है। इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट से विद इन 2 ईयर, दैट मीन्स रेलिवेंट डेट क्या है, हर सर्कमस्टांस में रेलिवेंट डेट अलग है। चलो मैं फटाफट से पूछूंगा, आप जरा जवाब देना, ठीक है। इन केस ऑफ अगर मैं बोलूं कि प्रोविजनल असेसमेंट की वजह से रिफंड आ रहा है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे, द डेट जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा और वो एडजस्टमेंट आएगी हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर। इन केस अगर मैं ये कहूँ कि आई एम एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज मैं दे चुका हूँ, तो बताओ मेरे को 2 ईयर कहाँ से काउंट करना है, फ्रॉम डेट ऑफ जिस दिन मुझे मिलेगा फॉरेन करेंसी, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी या आईएनआर अगर परमिटेड बाय आरबीआई हुआ तो। ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में मैंने कहा हर केस को अलग अलग चेक करना है आपने, सी एयर अलग है, लैंड अलग है, और अगर बाय पोस्ट है तो अलग है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको रेलेवेंट डेट पढ़ना है। लॉक कर दो इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरी तरह से क्लियर था। अब क्वेश्चन टाइम, लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, फॉर्म नंबर बताना है फॉर रिफंड एप्लीकेशन, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। फॉर्म नंबर बताना है फॉर एक्नॉलेजमेंट, फॉर्म नंबर बताना है फॉर एप्लीकेशन फॉर स्पेशलाइज्ड या स्पेशल पर्सन्स लिख लो। ठीक है जी, डन। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, एंड refund order passed within how many days। ठीक है जी, तो प्लीज इसको एक बारी आप पढ़िए, एंड आई एम वेरी श्योर अब आप बुक से जरूर पढ़िएगा एक बारी। जो भी रिफंड में रह गया है दैट आई विल बी कवरिंग इन माय नेक्स्ट क्लास।
अच्छा, नेक्स्ट क्लास कल संडे है, नहीं होगी बेटा, आई एम बिजी समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ. सो माई नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, सेम टाइम, होपफुली 7 o'clock. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, एंड प्लीज क्वेश्चन के आंसर दिया करो, चैप्टर साथ साथ खत्म किया करो, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मेहनत बेकार. क्या सबको क्लियर? थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.